जनरल कैटेगरी में खासकर ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में जो शख्स हैं वो ठाकुर समाज से हैं और ब्राह्मण समाज से हैं। इन दोनों लोगों ने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है और ये खबर बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, आपके साथ शेयर भी करना चाहिए। ये महाआंदोलन सवर्ण समाज और इनकी मांग क्या है सो समझिए। इनकी मांग है आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, SC/ST एक्ट समाप्त हो, UGC रेगुलेशन एक्ट समाप्त हो, सवर्ण आयोग का गठन हो। आरक्षण आर्थिक आधार पर हो मतलब SC/ST OBC का जो आरक्षण है वो खत्म हो, SC/ST एक्ट समान हो, UGC रेगुलेशन एक्ट समाप्त हो, सवर्ण आयोग का गठन हो। और जंतर मंतर पर एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। इनका संवैधानिक अधिकार है। ठाकुर शिवम सिंह और सर्वेश पांडे, तो वहाँ पर ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के लिए जुड़े। ये अच्छी बात है कि वहाँ कम से कम जाट, पटेल और मराठा ये भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि इन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। और ये बात धीरे धीरे समझने लगे हैं ये लोग, और इसीलिए इनके लिए अब ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहे हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जो जनरल कैटेगरी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जनरल कैटेगरी में ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज का, इन लोगों ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर कुछ नहीं बोला। जो लोग कल तक मेरिट की दुहाई दे रहे थे, आपको बता दूं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है, वो आरक्षण जो है वो पूरी तरह से ज़्यादातर उसमें भी फैब्रिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो जाट, पटेल और मराठाओं को नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग आरक्षण ले रहे हैं, उसके बाद वैश्य समाज के लोग ले रहे हैं, ठाकुर समाज को वो भी नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। नहीं सच्चाई है तो आप सर्वे करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से SC/ST आरक्षण को बांट दिया है, उसको जिस तरह से बंटवारा कर दिया है, उसी तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी आरक्षण बंटना चाहिए, ताकि कम से कम जाट, पटेल और मराठा जो किसान कम्युनिटी है, जो देश का पेट भरते हैं, जो सेवा के काम में लगे हुए हैं, उनके बच्चों को भी SP, DM, कलेक्टर बनने का मौका मिले। आप सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पोस्ट है, उसका स्ट्रक्चर देखिए। इस देश में जितने पावर सेंटर्स की कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनका स्ट्रक्चर देखिए, उसमें लोग नहीं है। हाई कोर्ट में जजों का देखिए, नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर देखिए, नहीं है। IIT, IIM में देखिए, नहीं है। यहाँ तक कि IPS, IFS में देखिए और IPS में देखिए, लगभग 10 से 12% ही SC/ST OBC के लोग हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ऐसे में मैं इसको बता रहा हूँ, ये सवाल सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद SC/ST का रिजर्वेशन शुरू से लागू है, लेकिन उनका कोटा भी, जो उनकी संख्या है उस हिसाब से अभी तक कोटा नहीं भरा गया है। जब SC/ST का कोटा नहीं भरा है तो OBC की तो बात ही छोड़ दीजिए। OBC को तो 90 के आसपास रिजर्वेशन मिला है, सबसे पहले नौकरियों में मिला। उसके बाद अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA 1 में उनको जो है OBC को स्कूल कॉलेज का रास्ता खुला। लेकिन सोचिए, ये हमारे बहुजन समाज के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में ब्राह्मण समाज किसे वोट करेगा, इसको लेकर मैंने आज सर्वे किया है। मायावती जी भी कोशिश कर रही हैं कि उनके खाते में आए, अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके खाते में आए, बीजेपी के वो वोटर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या UGC के बिल आने के बाद जनरल कैटेगरी का वोट टूटेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। मेरी राय में तो अभी भी जनरल कैटेगरी का वोट, उसमें भी खासकर ठाकुर समाज का योगी जी की वजह से उनको जाएगा, ब्राह्मण समाज का वोट भी बीजेपी को जाएगा। कितना % का टूट हो सकता है? और अब बात जातिवाद, कुछ बड़े फलक पे रोज खबरें इस तरह की आती है, लेकिन मैं एक बता रहा हूं, ये है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। ये है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। इन पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज कराने वाला जो पांडे है, उस पर 21 FIR है, 1 2 नहीं 21। तो सवाल उठता है कि 21 FIR में IP सिंह ने खुद लिखा है, जो ठाकुर समाज से हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। IP सिंह ने खुद लिखा है, तो पांडे जी पर 21 FIR है। उसके बाद पांडे जी रामभद्राचार्य के शिष्य बन जाते हैं। अब रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। हाल ही में शंकराचार्य और रामभद्रा के बीच कुछ तूतू मैं हुई थी।
दरअसल शंकराचार्य और सरकार के बीच में भी तू मैं हुई। शंकराचार्य अपने दल बल के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे प्रयागराज, वहां इनको रोका गया, ये धरने पर बैठे। उसके बाद इनका कहना है कि जो आरोपी है 21 केसों में, उसने जानबूझ पर पॉक्सो एक्ट में हम पर मुकदमा कराया है। वो कह रहे हैं कि मैं दूध की तरह धुला हूं, मैं पाक साफ हूं, लेकिन मेरा मतलब दूसरा है। आप सोचिए, पहली बात, 21 केसों के साथ भी आदमी साधु संत बन सकता है, वो भी रामभद्राचार्य जी का शिष्य बन सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग अपने ही समाज के, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं कोई समर्थक नहीं हूं, वो वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, मानते हैं उसको। वो कह रहे हैं कि इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कथावाचक बनने का हक नहीं है, जो उन्होंने कहा है, जो इटावा वाला मामला हुआ था। साथ ही वो आरक्षण के भी खिलाफ हैं, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा पत्रकार के तौर पे न्याय के साथ खड़ा होने की कोशिश करता हूं। अभी जो पूरा मामला है उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद का जो लॉजिक है वो भारी है। वो कह रहे हैं कि जिसने मेरे खिलाफ केस लिखाया है वो 21 केसों का आरोपी है। लेकिन मेरा सवाल है, सोचिए, जब ये लोग एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही विचार के हैं, रामभद्राचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद दोनों में 36 का आंकड़ा हुआ, तो पॉक्सो एक्ट में FIR करा दिया गया, तो क्यों ना माना जाए कि ये कितने ताकतवर लोग हैं। और मैं तो उसका भुक्तभोगी हूं, मैं तो इस तरह के केस भी झेल रहा हूं। अब बताइए, टोटी चोर अखिलेश यादव को कहा गया, क्यों न माना जाए कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं बहुजन समाज के मजबूत लोगों की बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके साथ किस तरह से जातिवाद होता है। सोचिए, जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, बड़े लिबरल कहे जाते, वो तो पहले मानते ही नहीं थे कि वो पिछड़े हैं। वो कहते थे कि मैं डेवलप्ड हूं, विकसित हूं। उनको टोटी चोर कहा गया, उनके घर को गंगा जल से धोया गया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, उनके पिता को भी जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन को जमीन चोर कहा गया, जेल में डाला गया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, उनको चारा चोर कहकर जेल में डाला गया। तेजस्वी यादव को जमीन घोटाले का आरोपी कहा जा रहा है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली दी जाती थी। जो लोग कह रहे हैं कि छात्रों के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं होता है, मैं उनको बता रहा हूं कि भैया ये वो लोग हैं जो सिस्टम के हिस्सा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं। जब एक बाबा और एक बाबा एक दूसरे के सामने आया तो पॉक्सो एक्ट लगवा दिया। वो लोग इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अगर मुख्यमंत्री बन जाए या चपरासी बन जाए या चीफ जस्टिस बन जाए, चीफ जस्टिस पर जूता नहीं चला। इस देश में महामहिम राष्ट्रपति के साथ जो जिस लेवल पे है उसी लेवल का भेदभाव होगा ना। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में भेदभाव पावरफुल SC ST OBC के साथ होगा, क्योंकि वो अपने जातिगत पेशा को छोड़कर उस पेशे में आ गया है जहां पावर है, ताकत है। ये बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं। अब जातिवाद उनके साथ नहीं होगा। बहुत लोग टीवी पर कह रहे हैं कि अरे दलित समाज की महिलाएं हमारा नाल काटती थी, हमारे घर में नौकर हैं, टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अरे सर, हमारा काम वही दिया था अपने सेवा का। वर्ण व्यवस्था में हम शूद्र अछूत का यही काम था। अब दिक्कत है DM SP कलेक्टर बनने से। अब बताइए कि जब अखिलेश यादव के साथ हो सकता है, मायावती जी को भ्रष्टाचार कैंपेन चलाया गया जब वो मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने शानदार काम किया। मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट कहा गया। क्यों? मुलायम सिंह यादव कहीं मवेशी पाल रहे होते, अपने जातिगत पेशा में होते तो कोई जानता, कोई का आरोप लगता। मायावती जी कहीं गृहिणी होती, घर चला रही होती तो कोई उन पर कोई आरोप लगाता। लालू यादव कहीं अपने जातिगत पेशा में होते तो आरोप लगता। अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन कहीं जंगल में होते तो आरोप लगता। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तब आप पर आरोप लगेगा। और ये बात JNU के छात्र समझते हैं, इसलिए वो सड़कों पर निकल रहे हैं।
अब जो पढ़ाई लिखाई सिस्टम है, जो ताकतवर सिस्टम है, आप शंकराचार्य बन के देखिए आपके साथ क्या होता है। बड़े बड़े मंदिर में ट्रस्टी बन के देखिए। अब बहुजन समाज के हिस्से में क्या है, वोट है, 90% आबादी है उनकी, तो एमएलए एमपी बन जाते हैं SC ST के लोग, रिजर्व सीट है। ओबीसी की राजनीतिक कद बढ़ा है, सबकी मजबूरी है, वोट लेना है तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो जब नेता मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है और जब 7 बार के सांसद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस बना दिया जाता है और 2 बार की ब्राह्मण समाज की महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनती है, यह आपको भेदभाव नहीं लगता है? मैं कह रहा हूं अब भेदभाव पावर सेंटर्स में है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है। अगर मैं पत्रकार न होता, मैं कहीं खेती कर रहा होता, लोहा पीट रहा होता, नाले में सफाई कर रहा होता, तो कौन करेगा मेरे साथ भेदभाव? भेदभाव तब शुरू होता है जब आप सिस्टम के हिस्सा बनते हैं। और इसीलिए यूजीसी जरूरी है, क्योंकि यूजीसी जब रहेगा तभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस देश के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जातिवाद, जब 2 बाबाओं का टकराहट हो तो एक बाबा कह रहा है कि फर्जी केस दर्ज करा दिया। ये तो आपस में जब इस लेवल पे जा सकते हैं, तो कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जब उस पद पर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? आप कभी सोचिएगा जरूर, कल्पना कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अब जातिवाद लाचार बेबस लोगों से नहीं, सफल लोगों के साथ होगा। इसलिए दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी। अभी जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के लोग क्या कह रहे हैं कि खेत जोत लेंगे, तुमको ड्राइवर नहीं बनने देंगे, गाड़ी नहीं चलाने देंगे, टैक्सी नहीं चलाने देंगे, सफाई का काम नहीं करने देंगे। वो क्या कह रहे हैं? SC ST एक्ट हटेगा, आरक्षण खत्म होगा, यूजीसी रेगुलेशन वापस लो। मतलब आपके सिस्टम में आने से उनको प्रॉब्लम है। मैं इसलिए कहता हूं कि इस देश में जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर, PM, CM बनाएगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।